तो दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत और जवान विधवा महिला अपने एक जवान भतीजे के साथ खेत में जाकर के गेहूं की कटाई कर रही थी और ठीक उसी दौरान उसकी जो नजर है वो अपने भतीजे की खूबसूरती पर पड़ जाती है। और फिर दोस्तों जब उसकी नजर उस पर पड़ जाती है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है और फिर उसके सब्र का सारा बांध टूट जाता है और फिर वो उसे अपने साथ में लेकर के पास के ही एक सरसों के खेत में चली जाती है। और फिर दोस्तों जब वो सरसों के खेत में उसे लेकर के जाती है तो फिर वो उसे अपने साथ कुछ ऐसा काम करने के लिए कहने लगती है कि दोस्तों जिसके बारे में आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार एक इतनी उम्र की महिला अपने ही भतीजे के साथ भला ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो बस आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज दोस्तों कमेंट और लाइक जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। अब दोस्तों उस गांव में एक रीना नाम की बेहद ही खूबसूरत और जवान विधवा महिला अपने घर पर बिल्कुल ही अकेला रहा करती थी। अब जो रीना होती है उसके पति का निधन जो है वो 8 साल पहले हो चुका था और जिसके बाद से वो अपना अकेले ही विधवा का जीवन व्यतीत कर रही होती है और उस महिला का अभी तक कोई अपना बच्चे भी नहीं हुए थे और वो अपना खर्चा चलाने के लिए गांव के ही जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करती थी। अब दोस्तों होता क्या है कि उसकी एक जवान भतीजा भी होता है जो कि उसके ही साथ रोज खेतों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता था। अब दोस्तों जो भतीजा होता है उसका नाम विवेक होता है। जो विवेक था वो काफी हैंडसम और नौजवान लड़का था और वो रीना की हर कहना मानता था। अब जो रीना होती थी जो भी उसे कहा करती थी वो उसका सारा काम कर दिया करता था और रोज उसके ही साथ लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता था। अब दोस्तों रीना जो है वो उसे कहीं ना कहीं मन ही मन पसंद भी करती थी, लेकिन विवेक उसे पलटकर देखता तक नहीं था क्योंकि वो उसकी रिश्ते में चाची लगा करती थी और इसीलिए उसे कोई ऐसा खास उसने रिश्ता नाता रखा नहीं था। वो बस एक चाची की तरह उससे बातचीत करता था, उससे अपने रिश्ते को रखे हुए था और उसके मन में उसके प्रति कोई वैसी भावना नहीं थी। अब दोस्तों वो जाहिर सी बात है कि वो कभी इस रिश्ते में गलत सोच ही नहीं सकता था और इसी कारण से बस वो रीना को काफी ज्यादा इज्जत दिया करता था। लेकिन रीना जब भी उसे देखा करती थी तो फिर दोस्तों वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हुआ करती थी और उससे बातचीत करने की हमेशा कोशिश करती थी। लेकिन जो विवेक था उसकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था। वो उसके इशारे को समझ ही नहीं पाता था कि आखिर रीना जो है वो उसे चाहती क्या। और अब विवेक भी उसकी भी उम्र शादी के लायक हो चली थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब था और उसके पास अभी शादी के खर्चे उठाने के पैसे नहीं थे क्योंकि उसके माता पिता का भी निधन बहुत सालों पहले ही हो चुका था और अब माता पिता के जाने के बाद रीना ही उसे पाल पोस करके बड़ा की हुई थी और वो इसीलिए उसके ही साथ उसके घर पर रहता था। अब जो कुछ भी रीना बनाती थी वही उसे खिलाती थी और फिर अपना वो खा पी करके वही सो जाया करता था और जो भी मेहनत मजदूरी करता था वो सारा पैसा भी ला करके वो रीना को ही देता था, जिसकी वजह से रीना उसे काफी खुश रहा करती थी और रोज ही उसके साथ चली जाती थी लोगों के खेत में मजदूरी करने के लिए। और विवेक जब भी रीना से अपनी शादी के बारे में बात चलाया करता था तो फिर जो रीना होती थी वो उसे मना कर देती थी, कहती थी कि देखो विवेक अभी तुम कुछ कमा लो और फिर जा करके तुम कहीं से शादी करना, अपना घर तो बना लो पहले, लेकिन हाँ अभी तो ना तुम्हारे पास रहने को घर है और ना ही खाने के लिए पैसे रहते हैं, तो अगर तुम इस हालात में अपनी शादी कर लेते हो तो फिर तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। अभी तो तुम मेरे घर पर रह करके अपना खर्चा चला रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे घर पर एक नई नवेली दुल्हन आ जाएगी और कुछ दिनों के बाद तुम्हारे बच्चे भी होंगे और फिर वो लोग किस हालात से गुजरेंगे। और वो विवेक के सामने इसी तरह की तमाम बातें कह करके उसके बाद शादी की बात को टाल दिया करती थी और फिर उसके बाद विवेक भी उसकी ये बातों को सुन करके कहीं ना कहीं शांत पड़ जाता था, वो भी कुछ नहीं कहा करता था। अब दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है कि चैत का महीना होता है और जो रीना होती है वो अपने भतीजे को लेकर के एक जमींदार के खेत में गेहूं की कटाई करने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों उस समय सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं और फिर जब वो वहां जाती है तो रीना उसके साथ मिलकर के जमींदार के खेत की गेहूं कटाई करनी शुरू कर देती है और अब उन्हें कटाई करते करते दोपहर के करीब 2 बज चुके होते हैं।
और तभी विवेक जो है वो चाची से कहता है कि अरे चाची, अब तो काफी ज्यादा मुझे तेज भूख लगी हुई है, तो क्या तुम खाना साथ में लेकर के आई हो? और तभी वो कहती है कि अरे विवेक, चलो मुझे भी काफी जोरों की भूख लगी है, तो हम दोनों साथ में ही बैठ करके कुछ खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करके हम लोग फिर से गेहूं की कटाई कर लेंगे। और दोस्तों यही बातें सोच करके दोनों जो है वो अपना गेहूं की कटाई करना बंद कर देते हैं और फिर पास के एक सरसों के खेत में जा करके दोस्तों वो लोग अपना दोपहर का भोजन करना शुरू कर देते हैं। अब जो चाची होती है वो घर से कुछ रोटी और भुंजिया वगैरह लेकर आई थी और साथ में 2-4 बोतल पानी के भी लेके आई थी और फिर उसके बाद दोनों चाची भतीजे मिल करके अपना दोपहर का भोजन जो है वो वहां पर बैठ के करते हैं। और फिर जब वो लोग खा लेते हैं तो फिर जो उसकी चाची होती है वो विवेक से कहती है कि देखो विवेक, यहाँ पर थोड़ी सी छांव है और इसीलिए हम लोगों को यहीं पर आराम कर लेने चाहिए। अब बाद में जब छांव वापिस से नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? इससे तो अच्छा है कि फिलहाल हम लोग कुछ देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने काम में वापस से लग जाएंगे। अब विवेक भी उसकी बात को मानता है और कहता है कि ठीक है चाची, आप जैसा करिए वो बिल्कुल सही करिए, क्योंकि बहुत देर से काम करे तो हम लोग भी तो थक ही गए हैं। अब जब बाद में यहाँ से धूप, मतलब यहाँ पर धूप हमारे खेत की तरफ छांव होगी तो हम गेहूं की कटाई करेंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद वहीं पर दोनों सरसों के ही खेत में आराम करने के लिए लेट जाते हैं। और जब वो लोग थोड़ी देर आराम करते हैं तब तक जो रीना होती है उसकी नजर जो है वो विवेक के कहीं अलग ही जगहों पर पड़ जाती है। और फिर दोस्तों जब उसकी नजर वहां पर पड़ जाती है तो जिसके बाद दोस्तों उसके सब्र का सारा बांध टूट जाता है और फिर वो एकदम से ही व्याकुल हो जाती है, उससे रहा नहीं जाता है। तो फिर वो विवेक से कहती है कि अरे विवेक, क्या तुम शादी करना चाहते हो? और फिर जिसके बाद जो विवेक होता है वो उससे कहता है कि हाँ चाची बिल्कुल, मैं तो कितनी बार पहले भी आपको बोल रखा हूँ कि आप मेरे लिए कोई एक अच्छी सी लड़की देख करके मेरी शादी करवा दीजिए, लेकिन आप हैं कि हर बार मेरी बातों को यूं ही टाल दिया करती हैं। और जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम पहले ये सब कुछ किए हो? तो वो कहता है कि हाँ जरूर मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ, क्योंकि वैसे भी अब मैं शादी की उम्र हो चुका हूँ, तो मेरी पत्नी होती तो अब तो ये मैं करता, क्योंकि आज तक मैं पहले किसी महिला के साथ ये सब कुछ किया नहीं है। तो फिर वो कहती है कि क्या आज तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहोगे? और जिसके बाद दोस्तों जब विवेक अपनी चाची की ये बात सुनता है तो फिर दोस्तों उसका भी मन जो है वो अचानक से ही व्याकुल होना शुरू हो जाता है और फिर उससे रहा नहीं जाता है। और फिर वो किसी तरीके से उससे कहता है कि देखिए चाची, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? अगर तुम किसी दूसरी महिला के साथ ये सब कुछ कर सकते हो तो तुम मेरे भी साथ ये सब कुछ कर सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं, आप मेरी रिश्ते में चाची लगती हो और चाची जो है वो एक माँ के समान होती है और इसीलिए चाची को मैं हमेशा सम्मान देता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको इतनी इज्जत करता हूँ, उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद दोस्तों जब चाची उसकी विवेक की ये बात सुनती है तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि लगता है कि अब मेरी दाल जो है वो ऐसे नहीं गलेगी। और फिर होता क्या है दोस्तों कि फिर वो विवेक के ही सामने ये कहती है कि देखो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैं किसी और को साथ ये सारा कुछ कर लेती हूँ। और जिसके बाद दोस्तों वो सब कुछ समझ जाता है कि जो ये उसकी चाची है वो एक नंबर की रंगीन मिजाज की महिला है और इसीलिए वो मेरे साथ ऐसी बातें करे, मुझे ऐसा करने को कह रही हैं। और फिर दोस्तों जो विवेक होता है वो कहता है कि ठीक है चाची, फिर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मैं वक्त ये आपके कहने पर गुजार लेता हूँ और फिर उसके बाद कुछ ज्यादा देर मैं कुछ नहीं करूंगा। और जिसके बाद चाची उसकी बात मान जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि चलो ये जो बोल रहा है इसे बोलने दो, जब ये एक बार ये सब कुछ मेरे साथ करेगा तो फिर ये खुद से ही मेरे साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगेगा। और फिर दोस्तों यही सोच करके जो रीना होती है वो उसी सरसों के खेत में उसे अपने साथ सब कुछ करवाने लगती है। जिसके बाद जो विवेक होता है उसके साथ ये सब कुछ करता है और फिर जब सब कुछ ये करता है तो वो काफी खुश हो जाता है और फिर वो ये कहता है कि चाची अब ये बहुत हो गया, अब हम लोगों को घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब काफी ज्यादा देर शाम भी हो चुकी होती है। और जिसके बाद रीना जो होती है वो विवेक से कहती है कि विवेक, अब तो तुमने मेरे साथ सब कुछ कर लिया है और इसीलिए मैं भी अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहती हूँ। और तभी विवेक कहने लगता है कि नहीं चाची, अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अब आपके साथ मैं आपको मन से ये सब कुछ नहीं करूंगा। तो वो कहती है कि अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो तुम्हें अपना सब कुछ दिखाई दी, क्या इससे कुछ होता है? और इसीलिए बस तुम भी एक बार मुझे वो मौका करने को दो। और जिसके बाद वो चाची को समझाता है, कहता है कि देखिए चाची, आप मेरे बारे में अभी अच्छे से कुछ नहीं जानती है। तो वो कहती है कि मैं क्या कुछ नहीं जानती हूँ? तो वो कहने लगता है कि शायद तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ निजी बातें नहीं पता है। तो वो कहती है कि पहले बताओगे तब तो पता चलेगा, मुझे क्या पता कि तुम क्या कह रहे हो।
और जिसके बाद वो अपनी चाची से कहने लगता है कि चाची मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ। और जिसके बाद जब उसकी चाची विवेक की ये बात सुनती है तो फिर वो विवेक से कहती है कि अरे विवेक, इसीलिए तो मैं तुम्हारा एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पहले से ही मालूम है। और फिर उसके बाद विवेक कहता है कि ठीक है, फिर जिस तरीके से मैंने सिर्फ आपका सिर्फ ऊपर ऊपर किया, ठीक उसी तरह से आप भी बस मुझे एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से कीजिएगा, लेकिन इसके आगे मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। और जिसके बाद चाची उसकी बातों को मान जाती है और फिर दोस्तों विवेक जो है वो उसे अपना सब कुछ दिखाता भी है। और फिर विवेक का ये सब कुछ देख करके वो कहीं ना कहीं धन्य हो गई थी। और फिर दोनों साथ में ही सरसों के खेत से निकल करके सीधे घर चले जाते हैं। और फिर दोस्तों घर जाने के बाद वो दोनों अपना रात का खाना पीना खाते हैं और फिर चुपचाप से जाकर के सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है और फिर चाची जैसे ही विवेक जैसे ही चाची के पास जाता है तो कहता है कि क्या आज गेहूं की कटाई करने के लिए नहीं चलना है? तो फिर वो कहने लगती है कि नहीं विवेक, आज मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए आज तुम ही चले जाओ, मैं आज घर पर रह करके कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। और जिसके बाद दोस्तों जो विवेक होता है अपनी चाची की ये बात सुन करके कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये चाची को अचानक से ऐसे क्या हो गया, कल तो ये बिल्कुल ही ठीक ठाक थी। और फिर जिसके बाद वो कहता है कि क्या मैं आपका इलाज करने के लिए किसी डॉक्टर को लेकर के घर पर आऊं? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की कभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस मैं अभी थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाऊंगी। और फिर दोस्तों जो विवेक होता है वहां से सीधे ही जमींदार के खेत में गेहूं कटाई करने के लिए चला जाता है। और फिर दोस्तों वहां पर जाने के बाद वो खेत में सारा गेहूं करता है और फिर शाम होने के बाद वो घर पर लौट कर आ जाता है। और जब वो घर पर आता है तो फिर वो चाची से जाकर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास जाता है। तभी उसकी चाची कहती है कि विवेक तुम आ गए? तो वो कहता है कि हाँ चाची, मैं जस्ट अभी ही आया हूँ। तभी वो कहने लगती है कि देख लो, मैं रात में खाने पीने का जो खाना है वो सारा कुछ बना चुकी हूँ और अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम जाकर के खा लो और जाकर के फिर से सो जाओ अपने बेडरूम में। और फिर उसके बाद दोस्तों जो विवेक होता है वो चाची से उसका हाल चाल पूछता है, कहता है कि चाची अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो वो कहती है कि चाची चाची कहती है कि मुझे अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया है। तभी वो पूछता है कि चाची आखिर हुआ क्या है, आप मुझे ये तो बताइए, क्या आप मुझे बता नहीं सकती कि आपको क्या हुआ? और जिसके बाद वो कहती है कि विवेक, तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम है। वो उसकी बातों को सुन करके कुछ समझ नहीं पाता है और फिर कहता है कि चाची ऐसी तो कुछ बात मुझे नहीं पता है, क्या आप कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर आपको हुआ क्या है और आप मुझसे चाहती क्या है? और फिर दोस्तों वो विवेक को अपने बारे में खुल करके बताती है, कहती है कि विवेक, उस दिन अगर तुम सरसों के खेत में एक बार मुझे अपना सब कुछ करा दिए होते मेरे साथ तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती। और फिर जब विवेक अपनी चाची की ऐसी बातें सुनता है तो फिर वो सब कुछ समझ जाता है कि जो उसकी चाची है उसे कौन सी बीमारी लगी है। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो चाची से कहने लग जाता है कि ठीक है चाची, अगर आपकी यही इच्छा है, यही मर्जी है तो ठीक है, फिर मैं आपको दुखी नहीं करूंगा और आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। लेकिन हाँ, अब आप थोड़ा रात होने का इंतजार कीजिए, मैं आपकी सारी बातों को समझ चुका हूँ और एक ही बार में आपका सारा जरूरत भी पूरा कर दूंगा। और जिसके बाद दोस्तों विवेक उसे इतना बातें समझा करके वापस से किचन घर में आ जाता है और फिर वहां पर जाने के बाद अपना रात का खाना पीना करता है और फिर एक थाली में अपनी चाची के लिए भी 2 रोटी और भुजिया वगैरह लेकर के उसके पास खाने के लिए दे आता है और फिर अपना खाना पीना खा करके सीधे अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद चाची भी अपना थोड़ा बहुत खाना पीना खाती है और फिर अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही अब आधी रात का समय होता है तो फिर जो विवेक होता है वो आराम से अपने कमरे से निकलता है और फिर सीधे अपनी चाची के कमरे में चला जाता है और फिर वहां पर जाने के बाद वो फूलमतिया को जगाता है। उस समय वो काफी गहरी नींद में सोई हुई थी और फिर जब वो उसकी नींद खोलता है और जब वो अपने सामने विवेक को पाती है तो फिर दोस्तों वो विवेक को अपने सामने देख करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो समझ जाती है कि जो आज विवेक है वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने आया है। तो फिर वो विवेक से कहने लग जाती है कि विवेक, अब तुम आ ही गए हो तो इसीलिए अब मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, अब मैं तुम्हें अपने साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई हूँ। और फिर दोस्तों वो अपना सब कुछ उसे इसके सामने रख देती है और जिसके बाद विवेक उसके साथ ये सब कुछ देख करके एकदम से उसके साथ ऐसा सब कुछ करता है कि वो उसकी चाची कुछ समझ ही नहीं पाती है और फिर उसकी तबीयत एकाएक और ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जब विवेक उसकी ये हालत देखता है तो फिर वो कुछ समझ नहीं पाता है और फिर वो उसे समझाने लगता है और कहने लगता है कि अरे चाची, मैंने तो आपको कितनी बार यही समझाया है, लेकिन आप हैं कि आप मेरी
मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करती, आप मेरी बातों को मान ही नहीं रहे थे और बस हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो। अब देख लिए ना कि आपको क्या हो गया, इसीलिए मैं आपको मना करा था। कितनी बार मैंने आपसे बोला था कि मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन आप तो बस अपनी मन पर ही रहती है और बस अपना हमेशा मनमानी करने की कोशिश करती है। अब देख लिए ना आपको कि लेने के देने पड़ गए। मैं आपको कितनी बार इस बारे में समझा चुका था कि मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ, लेकिन आप हो कि सिर्फ अपनी मर्जी की मालिक हो। मेरी बातों को आपने कभी समझा ही नहीं। और जब भी मैंने आपसे अपनी शादी की बात कही तो फिर आप मेरी शादी की बात को भी टाल दिया करती थी और इसीलिए अब देख लो कि आपको लेने के देने पड़ गए। और फिर दोस्तों होता क्या है कि जब ये बात चाची उसकी सुनती है तो फिर उसे काफी ज्यादा उसे अफसोस होने लगता है और फिर वो विवेक से माफी मांगने लगती है। कहती है कि विवेक देखो, अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन हाँ अब किसी भी तरीके से बस मेरा इलाज कराओ, किसी अच्छे से डॉक्टर से जाकर के बुलाओ या फिर मुझे ले चलो। और जिसके बाद विवेक को भी अपनी चाची पर तरस आने लगता है और फिर वो उसी समय गांव के ही परिचित डॉक्टर के पास फोन लगाता है और फिर फोन लगाने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो सीधे उसे घर पर आने के लिए कहता है और जिसके बाद जो डॉक्टर होता है वो घर पर आता है और फिर उसकी चाची का इलाज करता है। और फिर दोस्तों इलाज के दौरान वो विवेक से कहता है कि अरे विवेक, किसने इसके साथ ऐसा काम किया है कि इसके पहले तो मैं कितने ऐसे मरीजों को मैं पहले भी इलाज कर चुका हूँ, लेकिन जो इसकी मुझे हालत दिख रही है शायद इससे पहले मैंने कभी ऐसी किसी भी मरीज की स्थिति नहीं देखी है। और फिर जो विवेक होता है वो डॉक्टर से कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, दरअसल बात ये है कि ये गेहूं की खेत में गेहूं की कटाई करने के लिए गई हुई थी और पता नहीं अचानक से 2-4 लोग वहां पर चले आए और जिसके बाद इसकी ऐसी हालत कर दी है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब दोस्तों वो जो डॉक्टर होता है उसको सच्चाई बताए भी तो कैसे बताएं, और इसीलिए वो डॉक्टर से झूठ बोल देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर जो है वो उस बूढ़ी महिला चाची से कहता है कि देखिए जी, मैं मानता हूं कि आप एक विधवा महिला हो और विधवा महिला होने की वजह से मैं आपको बस एक राय देना चाहता हूं कि आप जो है वो आज के बाद से लगभग 8-10 साल तक किसी को भी अपने साथ वक्त नहीं गुजारना है और ना ही किसी के साथ कुछ करना है। और अगर तुम ऐसा कभी करती हो तो फिर शायद तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाए, जिंदगी ही आफत में पड़ जाए। और जिसके बाद जब वो महिला डॉक्टर की ये बातें सुनती है तो फिर दोस्तों वो सब कुछ समझ जाती है कि आज के बाद से अब उसे अपना किसी को दर्शन नहीं देना है और ना ही किसी को दर्शन पाना है। और फिर दोस्तों उसे भी इस घटना के बाद से काफी ज्यादा अफसोस होता है और फिर वो विवेक से माफी मांगने लगती है। कहती है कि विवेक, बस तुम मुझे माफ कर दो, तुम में कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो मुझे शुरू से ही मना कर रहे थे लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी और इसमें इसीलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं हो सकती है और बस मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम मुझे माफ कर दो। और जिसके बाद विवेक को भी उस पर काफी ज्यादा तरस आ जाता है और फिर वो उसे माफ कर देता है और फिर उसके बाद दोनों फिर से साथ में ही चाची और भतीजे जो है वो रहने शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद विवेक जो है वो अपनी एक अच्छी सी लड़की देख करके शादी भी कर लेता है और फिर अपना एक अलग घर बना करके भी रहने लगता है और आज भी वो लोग साथ में ही रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का